में मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और आपको हम आधे घंटे में 30 सेकंड में खबरों का फुल डोज दिखाने वाले हैं। कहीं जाइएगा नहीं। तो बात सबसे पहले एकनाथ शिंदे के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बारे में, जो उन्होंने रिपब्लिक भारत से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि बदले की भावना से काम नहीं करने वाली है सरकार, पूरे जनहित के साथ काम करेंगे, मन के साथ काम करेंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद एकनाथ शिंदे ने साफ किया कि नई सरकार बदले की भावना से काम नहीं करेगी। ऐसी कोई हमारी कोशिश नहीं है कि शिवसेना पार्टी को ठेस पहुंचाना। हमने कोई पार्टी छोड़ी नहीं, हमने कोई पार्टी नहीं बनाई नहीं। हम नेचुरल अलायंस पार्टनर के साथ हम ये सरकार चलाएंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि नई सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अब जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने शपथ ग्रहण की जब सीएम पद की, और उसके बाद उद्धव ठाकरे काफी नाराज नजर आ रहे हैं, और इसके बाद एकनाथ शिंदे ने कहा है उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कि पूरे घटनाक्रम पर आत्मचिंतन की जरूरत है। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन परिस्थितियों का जिक्र किया जिनकी वजह से विधायकों ने बीजेपी के साथ जाने का मन बनाया। हम लोगों ने पूरी कोशिश की, जो विधायक है 50, उन्होंने भी कोशिश की, क्योंकि उनका अस्तित्व खतरे में पड़ चुका था। एकनाथ शिंदे ने साफ किया कि अब महाराष्ट्र की नई सरकार उद्धव सरकार की गलतियों को नहीं दोहराएगी। नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे और उन्होंने रिपब्लिक भारत से तमाम बड़ी बातचीत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब नहीं होगी पालघर जैसी गलती। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। पालघर में साधुओं की हत्या पर शिंदे ने कहा कि अब नहीं होगी पिछली सरकार जैसी गलती। पालघर वाले मामले में हमने भी, रिपब्लिक ने कई सारे सवाल उठाए कि आखिरकार क्यों वो साधुओं के साथ जस्टिस क्यों नहीं हुआ, कि जो गलतियां महाविकास अघाड़ी ने किया वो गलतियां को आप सुधार सकते हैं। गलतियां सुधारने के लिए हम लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए हम। लेकिन अब ऐसी गलतियां हमारे सरकार में नहीं होगी। तो शिवसेना, जिसको एकनाथ शिंदे अपना बता रहे हैं, उन्होंने ये भी बात कही है कि बीजेपी शिवसेना नेचुरल साझेदार है और कोई भी गलती नहीं हुई है, एक साथ मिलकर काम करेंगे। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में विश्वास मत पर मतदान से पहले शिंदे ने किया प्रचंड बहुमत का दावा। कहा 170 से ज्यादा विधायक महाराष्ट्र के विकास के लिए करेंगे काम। 170 के ज्यादा विधायक वाली सरकार ये राज्य का विकास करेगी। बीजेपी से गठबंधन को शिंदे ने बताया स्वाभाविक कदम। कहा गठबंधन कर हमने कुछ गलत नहीं किया, हम शिवसेना के ही विधायक, हमने कोई नई पार्टी नहीं बनाई। अब एकनाथ शिंदे से उद्धव ठाकरे फिलहाल काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। उन्होंने एक्शन करना भी शुरू कर दिया है। पार्टी गतिविरोधी देखा जा रहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्होंने कड़ा एक्शन लिया और उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया, नेता पद से भी हटा दिया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद शिवसेना किसकी, ये सवाल सबके ज़हन में है। असली और नकली के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना से निकाल दिया है। उद्धव ने शिंदे पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के बाद ये कार्रवाई की है। एकनाथ शिंदे को नेता पद से भी हटा दिया गया है। हालांकि एकनाथ शिंदे खुद को लगातार शिवसेना नेता ही बताते आ रहे हैं और बार बार दोहराया है कि वो शिवसेना में ही हैं और उन्होंने अपनी कोई नई पार्टी नहीं बनाई है। और हैदराबाद में अब जमावड़ा लगा हुआ है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक होने वाली है, जिसमें कि पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए।
पीएम मोदी आज हैदराबाद में आयोजित होने वाली बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद कल 3 जुलाई को वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों तक हैदराबाद में रुकेंगे और 4 जुलाई की सुबह दिल्ली वापस लौटेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर करीब 1 बजे हैदराबाद पहुंचेंगे। 5 वर्षों के अंतराल के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली बैठक होगी जो राष्ट्रीय राजधानी से बाहर हो रही है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहा है हैदराबाद में कि अब देश परिवर्तन चाहता है। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। बीजेपी तेलंगाना के मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। पार्टी तेलंगाना में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। मिशन तेलंगाना के मद्देनजर पार्टी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक तेलंगाना के हैदराबाद में 2 और 3 जुलाई को होने जा रही है। इस बीच पार्टी अध्यक्ष कार्यकारिणी की बैठक से पहले ही शुक्रवार को हैदराबाद पहुंचे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि तेलंगाना की जनता अब परिवर्तन चाहती है क्योंकि वो मौजूदा सरकार से अब पूरी तरह ऊब चुकी है। और संजय राउत से ईडी ने कल 10 घंटे तक पूछताछ की है, जिसके बाद संजय राउत ने कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। रिपोर्ट देखिए। संजय राउत से ईडी की पूछताछ प्रवीण राउत और पात्रा चाल भूमि घोटाले से जुड़े मामले में की गई। ईडी ने पूरे मामले में संजय राउत से कल 10 घंटे तक सवाल जवाब किए। ये मामला 2007 का है, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार थी और मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे। 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चावल भूमि घोटाले का ये पूरा मामला है। ईडी ने अप्रैल में भूमि घोटाले के सिलसिले में राउत से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क किया था। 28 जून को कन्हैया लाल की हत्या की गई थी उदयपुर में और इसके बाद से एहतियाती तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है। कुल 14 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। रिपोर्ट देखें 30 सेकंड की है। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर है। घटना के बाद राजस्थान में की गई नेट बंदी कई जिलों में 24 घंटे के लिए फिर बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। अभी उदयपुर में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद है। जयपुर, अलवर और दौसा जिलों में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई शाम 5:30 बजे से 2 जुलाई शाम 5:30 बजे तक इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगी। और मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की पूरी तैयारी में जुड़ी हुई आम आदमी पार्टी, जहां सिंगरौली में आज जनसभा करेगी आम आदमी पार्टी। देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में होने जा रहे हैं। 6 जुलाई और 13 जुलाई को वोटिंग होने वाली है। पंजाब फतेह के बाद आम आदमी पार्टी की नजर 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। चूंकि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानते हुए आप नेताओं का पूरा फोकस यहाँ है। पार्टी नेताओं का कहना है कि निकाय चुनाव के जरिए पार्टी प्रदेश में जड़ें जमाएगी ताकि इसका फायदा 1.5 साल बाद होने वाले चुनाव में मिल सके। और छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया जा चुका है। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शुक्रवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। डीआरजी जवानों ने एक नक्सली को ढेर किया है, जिसकी शिनाख्त एरिया कमेटी मेंबर कमलेश के रूप में की गई है। मारे गए माओवादी पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उसका शव भी बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में कई नक्सली भी घायल हुए हैं। जवानों ने हथियार समेत भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए हैं। और पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर 80 करोड़ की हेरोइन के साथ पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के गुरदासपुर में दीनानगर पुलिस ने 16 किलो की 800 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 80 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 तस्करों को 2 इनोवा गाड़ियों के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि मास्टरमाइंड फिलहाल फरार बताया जा रहा है। ये तस्कर जम्मू कश्मीर से हेरोइन की खेप लेकर पंजाब जा रहे थे। गिरफ्तार सभी आरोपी तरनतारन के हैं।
और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से लेकर 10 जुलाई तक राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत आज से 10 जुलाई तक राजस्थान दौरे पर रहेंगे। मोहन भागवत 4 जुलाई से 10 जुलाई तक झुंझुनू में रहेंगे और अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में शामिल होंगे। प्रांत प्रचारक मुख्य बैठक 7 से 9 जुलाई तक होगी। बैठक में देश भर के सभी प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में संघ के सभी कार्य विभाग प्रमुख भी शामिल होंगे। और डीआरडीओ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पहली ही उड़ान में लड़ाकू विमान ने आसमान छू लिया। रिपोर्ट देखिए। मानव रहित लड़ाकू विमान विकसित करने की दिशा में भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में अपनी पूर्ण स्वचालित विमान की पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। मानव रहित विमान ने सटीकता के साथ उड़ान भरी और बेहद आसानी से फिर से जमीन पर भी उतारा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ को बधाई दी। और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोपी जुबैर की अब रिमांड खत्म हो चुकी है और आज उन्हें पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल जुबैर दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि जुबैर ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिस ट्वीट की जांच पर दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ अलग अलग मामलों में कई एफआईआर भी दर्ज हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मोहम्मद जुबैर की निशानदेही पर पुलिस को उसके बेंगलोर स्थित घर से मोबाइल और लैपटॉप बरामद करना है और पुलिस को उसे बेंगलोर ले जाना है। और गुजरात में जैसा कि चुनाव भी होने वाले हैं और इसके बड़े स्तर पर तैयारियां देखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। 3 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। शुक्रवार को गुजरात पहुंचे अमित शाह आज अहमदाबाद में साइंस सिटी के पास एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 9 बजे वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद अमित शाह चांद लोदिया रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। चांद लोदिया रेलवे स्टेशन पर एक नया रेलवे आरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इससे पहले अमित शाह ने गुजरात दौरे पर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था। और राष्ट्रपति पद के चुनाव के प्रचार के लिए यशवंत सिन्हा हैदराबाद में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और साथ ही साथ विधायकों और सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए हैदराबाद आमंत्रित किया है। यशवंत सिन्हा सुबह 11 बजे हैदराबाद पहुंचेंगे और दोपहर 12 बजे टीआरएस के सांसद और विधायकों से मिलेंगे। उसके बाद 3:30 बजे एआईएमआईएम के सांसद और विधायकों से भी मिलने का कार्यक्रम है। संयोगवश हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी शुरू हो रही है। पीएम मोदी के हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम है। और एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश से अपने चुनावी प्रचार प्रसार की शुरुआत की है। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखें। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बद्दी से एनडीए और सहयोगी दलों की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस अवसर पर उनके साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर के साथ हिमाचल बीजेपी के सभी विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को पूर्ण समर्थन देने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एनडीए और उसके सहयोगी दलों की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी से अपने प्रचार की शुरुआत की है। और अजय चौटाला से आज पूछताछ होगी आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में। रिपोर्ट देखिए। अजय चौटाला की आय से अधिक संपत्ति मामले में रॉज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले में गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सीबीआई ने साल 2006 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्रों अजय चौटाला और अभय चौटाला के खिलाफ
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सजा सुना चुका है। आरोप है कि अजय चौटाला के पास उनकी घोषित आय से 339% अधिक संपत्ति है। हाल ही में आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके पिता को 4 साल की सजा मिली थी। और आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जहां पर ग्रेटर नोएडा में भी आग लगने की घटना सामने आई। एक दुकान में भीषण आग लगी और लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के कासना कस्बे की हैं। हार्डवेयर पेंट की दुकान में लपटों का तांडव यहां देखने को मिला। ग्रेटर नोएडा के हार्डवेयर पेंट की दुकान में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की वजह से सारा सामान जलकर राख हो गया। आसपास के दुकान संचालकों में भगदड़ मच गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। और अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। जमकर लाठी, डंडे और पत्थर चले हैं। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। यूपी के बुलंदशहर में ई रिक्शा और कार की टक्कर के बाद 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। ई रिक्शा और कार की टक्कर के बाद यहां जमकर चले लाठी, डंडे और पत्थर। बुलंदशहर में इस खूनी संघर्ष में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक दोनों पक्षों के 4 लोगों को हिरासत में लिया है। ये पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के वाजिदपुर का बताया जा रहा है। और यूक्रेन में रूस का हमला लगातार जारी है। एक बार फिर से हमला हुआ, जिसमें कि 19 लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के बीच जोरदार जंग जारी है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें क्रेमेंचुक में मिसाइल हमले के बाद तबाही की तस्वीरें बयां कर रही हैं। क्रेमेंचुक में मिसाइल हमले में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 62 लोग घायल हो गए। हालांकि रूस ने यूक्रेन में मॉल पर हमले से इनकार किया है। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से जंग जारी है। अब तक रूस यूक्रेन की जंग में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और रूस के हमले के बाद यूक्रेन की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल चुकी है। और यूक्रेन में जिस तरीके से हमला हो रहा है, उसके बाद चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है और यूक्रेन के ओडेसा में मलबा ही मलबा देखा जा रहा है। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। तबाही बर्बादी की ये तस्वीरें यूक्रेन की हैं। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से यूक्रेन हलकान है। लगातार रूसी सेना यूक्रेन पर हमले कर रही है और अपने सैन्य मिशन को आगे बढ़ा रही है। ओडेसा में रूसी सेना कहर बनकर टूटी है। ड्रोन हमले में खंडहर हो गया है ओडेसा। तबाही की ये तस्वीरें दर्द की कहानी बयां कर रही हैं। ओडेसा में ड्रोन हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। 125 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और रूस यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही। और आसाम में जिस तरीके से बाढ़ से हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, जहां पर एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। असम में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अब तक 159 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 जिलों में 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ की वजह से जनजीवन हलकान है। राहत और बचाव का काम भी लगातार जारी है। असम के करीमगंज में बाढ़ की वजह से सड़क बह गई, तो वहीं मोरीगांव में बाढ़ की वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। तो वहीं सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार बाढ़ की वजह से बने हालात पर नजर बनाए हुए हैं और राहत शिविरों का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। तो फिलहाल यहां वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। फिलहाल 30 मिनट में 30 सेकंड के खबरों के फुल डोज में इतना ही। आगे बने रहिए रिपब्लिक भारत।